हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं के वसंत भाग 3 का पाठ नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इस पाठ में उन्होंने चिट्ठियों की जो विचित्र दुनिया है उनसे हमारा परिचय कराया है। इसके अलावा उन्होंने पत्रों के महत्व के बारे में और उनकी सभ्यता के विकास के साथ उनका जो योगदान है और इस वैज्ञानिक युग में उनकी जो महत्वता है, ग्रामीण जीवन में पत्रों की क्या महत्व है, उसका सब रोचक वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आइए पाठ शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहां दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य केंद्रों पर केंद्रित है, यानी कि इसमें पत्रों के बारे में बताया गया है कि जो पत्र है उनकी जो दुनिया है वो विस्मयकारी है। अजीबोगरीब मतलब विस्मयकारी है। और जो आजकल का समय है, आजकल के समय में संचार के जो साधन है, लेखक यहाँ कह रहा है कि संचार के जो साधन है वो वैसा कमाल नहीं कर सकते जैसा पत्र पहले से करते आए हैं। और जो पत्र जैसा संतोष है हमें कहीं भी नहीं मिल सकता, चाहे वो फोन हो या एसएमएस हो। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। यानी कि यहाँ पर पत्रों के बारे में बताया गया है कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों पर उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िक कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, यानी कि इनके द्वारा अपने जो पुराने पत्र होते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि हम अपनी यादों को समेट कर सहेज कर संभाल कर रख रहे हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। यानी कि आज भी ऐसा कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर चिट्ठियों का ही प्रचलन है, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। भारत में आज के समय भी 4 करोड़ चिट्ठियां डाक में जो डाली जाती हैं वो ये बात को साबित करती हैं कि आज भी जो पत्र हैं अपनी अहमियत को संभाले हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में यह सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे बोलते हैं जो व्यक्ति पत्रों को लेकर जाते हैं। उसके बाद पहिए आए। पहिए मतलब कि कोई वाहन आए, उनके द्वारा लोग आने जाने लगे। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया और अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। यानी कि आज आप लोग देखते ही हैं कि कोई आपने संदेश देना है तो वायरलेस या टेलीफोन ऐसा माध्यम है जो मिनटों में काम करता है, बजाय कि जो पत्र हैं वो समय लेते हैं, लेकिन जो टेलीफोन वायरलेस है वो कम समय लेते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। यानी पत्रों को बढ़ावा देने के लिए जो स्कूल में सिलेबस होता है वहां पर पत्रों को और सिलेबस में शामिल किया गया कि उनको किस तरह से लिखा जा सकता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में
ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। जो एक संस्था थी विश्व डाक संघ की, उन्होंने भी पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई और देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। यानी कि शहरों में, जो बड़े बड़े शहर है, महानगर है, वहां पर जो संचार के साधन है इतने विकसित हो चुके हैं कि वहां पत्र नाम मात्र के ही रह गए हैं। लेकिन लेखक कह रहा है देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। देहाती मतलब गांव की जो दुनिया है, जहां पर संचार के साधन अभी तक नहीं पहुंचे हैं या कोई साधन नहीं है वहां पहुंचाने का। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी कि व्यापार की दृष्टि से जो डाक होती है वो बढ़ रही है, उनमें कोई कमी नहीं आई है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तह मतलब सबसे उसकी सबसे नीची जगह पर तह कहते हैं, तह इन द सेंस गहराई में जाने को कहते हैं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो। यानी कि अगर हम अपने दादा परदादा से बात करें, अपने पिताजी से बात करें, तो वो आपको बताएंगे कि हम पहले क्या करते थे। पहले कोई टेलीफोन नहीं होता था, कोई संचार का साधन नहीं होता था, सिर्फ पत्र होते थे, तो पत्र हम लिखते थे। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र ना खुद ना लिखा हो, या वो पढ़ा लिखा ना हो तो उसने किसी से ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। क्योंकि अगर पत्र लिखते हैं तो उसके जवाब के लिए लोग इंतजार भी करते थे। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। यानी कि जो हमारे बॉर्डर पर जो सैनिक रहते हैं वो पत्रों के द्वारा जो अपनी बातों को, अपने संदेश को पहुंचाते हैं अपने घर वालों तक, और उसका इंतजार करते हैं, उनके जवाब का इंतजार करते हैं। एक दो था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। यानी कि पहले लोग सिर्फ चिट्ठी के द्वारा ही संदेश पहुंचाते थे और प्राप्त करते थे, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। यानी कि कई बार हम देखते हैं कई ऐसे लोग अभी भी दुनिया में हैं जिन्होंने अपने अपने पिता दादा की चिट्ठियों को संभाल कर ना रखा हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। मतलब अनुसंधान मतलब खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। आपने कक्षा छठी में एक पढ़ा था कि नेहरू जी ने अपनी पुत्री को पत्र लिखा था, तो उस बात का यहाँ वर्णन किया गया है कि अगर पहले संचार के साधन ज्यादा होते तो नेहरू जी को अपनी पुत्री को पत्र ना लिखना पड़ता। जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। यहाँ पत्रों की महत्व को बताया गया है कि पत्रों से क्या क्या लाभ हो सकते हैं हमें। तो बताया गया है कि पत्र को तो हम संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन जो एसएमएस है, जो संदेश हमें आते हैं फोन पर, उसे हम जल्दी ही भूल जाते हैं। यानी कि हम डिलीट कर देते हैं उसे, क्योंकि हमारी जो फोन की जो मेमोरी है वो फुल होने लगती है, तो उसे हम डिलीट कर देते हैं। जबकि पत्रों के साथ ऐसा नहीं होता। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर
उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। यानी कि वो जो सबसे ज्यादा पत्र जो है महात्मा गांधी जी लिखते थे, उनके द्वारा लिखे गए जो पत्र हैं आज भी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। यानी कि उन पत्रों के द्वारा हमें उस समय के बारे में, उस समय के समाज को जानने की हमें मौका मिलता है कि उस समय का समाज कैसा था, कैसे लोग थे, उनकी विचारधारा कैसी थी। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। यानी जो पत्र उस समय लिखे गए थे वो आज के समय में हमारे लिए महत्वकारी हैं। हमें पता लगता है कि उस समय की जो संस्कृति थी, अंग्रेज थे, वो क्या क्या करते थे, क्या उनकी सोच थी, क्या उनका आचार था, विचार था। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमूनी मजबूती लिए हुए था। यानी कि लोग कितने एकता को बताते थे कि एकता से रहते थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। यानी कि जो महात्मा गांधी इतने प्रसिद्ध थे, उनके पास दुनिया भर से लोग जो थे वो लिखते थे और उनको उनके ऊपर केवल महात्मा गांधी और इंडिया नाम से लिखा जाता था। यानी कि कोई विशेष रूप से कोई स्थान का नाम लिखा नहीं जाता था कि उनका घर कहाँ था या कोई जैसे एड्रेस या पता नहीं लिखा होता था, केवल लिखा होता था महात्मा गांधी इंडिया। तो उनके द्वारा, क्योंकि महात्मा गांधी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो उनके वहां तक पहुंच जाते थे। वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। यानी कि पत्र का जो जवाब था वो साथ के साथ ही, उनके पास कोई भी पत्र आता, कोई प्रश्न उनसे कोई पूछा जाता, तो साथ साथ ही वो उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा के पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। यानी कि पत्रों से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो आपको आज भी किसी बड़ी जो पुस्तकालय है वहां मिल जाएगा। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब सावधान रहते थे। यानी कि उनको ऐसा माना जाता है कि जो प्रेमचंद थे वो हर पत्र का जवाब सावधानी से देते थे और दूसरों को प्रेरणा देने वाले जो जवाब वो लिख कर देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। यानी उनके बीच में जो पत्राचार मतलब पत्र से आदान प्रदान हुआ था विचारों का, वो संग्रह जो प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है।
इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। यानी डाक जो विभाग है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक लोगों जैसे किसी ने पत्र लिखा और पत्रों को वहां तक पहुंचाता है, तो उन लोगों को जोड़ने का काम डाक विभाग करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। यानी कि आज भी जो चिट्ठी पत्र है वो अपनी जो हैसियत है, अपनी जो एक इमेज है वो रखते हैं। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जो जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढांडियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। यहाँ पर कहा गया है कि लेखक कहते हैं कि जहां पर संचार के दूसरे साधन जैसे कि टेलीफोन, फैक्स, वायरलेस नहीं पहुंचे हैं, वहां पर भी जो डाक विभाग के लोग हैं वो वहां तक उन चिट्ठियों को पहुंचाते हो। चाहे वो दुर्गम जंगल हो, चाहे कोई पहाड़ी रास्ता हो या समुद्र तट हो, एंड ऐसे जो रास्ते कठिन रास्ते हैं वहां पर जो डाक विभाग है वो अपने उन खतों को पहुंचाता है। एक दो नहीं, करोड़ लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उनकी जो भूमिका है वो हमें नजर आती है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। यानी कि जब लोग दूसरे क्षेत्रों में काम करते हैं तो मनी ऑर्डर पत्रों के द्वारा ही भेजा जाता है। तो यह लेखक कह रहा है कि उन मनी ऑर्डर से ही लोगों का घर चलता है, उनकी आजीविका चलती है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जब दूर गांव में जब लोग रहते हैं तो उनका जो कमाने वाला दूसरे क्षेत्र में कमा रहा होता है, वो मनी ऑर्डर के द्वारा जब पैसे भेजता है अपने घर, तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उस व्यक्ति के जो घर के लोग हैं, उस डाकिये को देवदूत के रूप में समझते हैं। उम्मीद है आपको पाठ समझ आ गया होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।